80-20 series. In this particular series, we are going to discuss our UPSC prelims 80% of syllabus through 20% PYQs. Achieve more with less. This is the episode 12, and in this particular episode, we are going to discuss the emergency provisions, the questions, the PYQs from this topic. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. क्वेश्चन कम है लेकिन काफी ज्यादा इन डेप्थ में यूपीएससी ने यहाँ से एक एक वर्ड, एक एक माइन्यूट वर्ड्स में डिटेलिंग में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं. सो हमें बहुत अच्छे तरीके से इस इमरजेंसी प्रोविजंस को तैयार करना है. तो आपका टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे और शुरू करेंगे आज का एपिसोड. क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म ऑफ द लोकसभा. 2002 का ये क्वेश्चन है. द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड under any circumstances. ठीक है. can be extended by the 6 months at a time. ठीक है. can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency. can be extended for the 2 years at a time during the proclamation of emergency. ठीक है. ये सब कुछ वर्ड्स है. एक एक पे लॉजिक से पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके ट्रिक पे बात करेंगे. इसमें कोई ट्रिक लग रही है कि नहीं लग रही. लॉजिक से अगर बात करें, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. एक्सट्रीम है, प्लस हमें यहाँ पे लॉजिकल प्रैग्मेटिक लॉजिक भी है कि नहीं, इमरजेंसी के टाइम काफी चीजों के ऊपर, काफी प्रोविजंस के ऊपर आपका अफेक्ट पड़ता है. तो एनी सर्कमस्टांसेस तो यहाँ पे सही नहीं होगा. सो ये स्टेटमेंट तो कोई हाल में आंसर नहीं हो सकता. लोकसभा का टर्म बढ़ सकता है. हमें अगर कॉन्टेक्सचुअल भी अगर सिचुएशन याद है कि ड्यूरिंग, अगर मैं बात करूं, इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी टाइम, सो वहां पे भी उन्होंने एक्सटेंड किया था लोकसभा का टर्म. सो बेसिक, अगर हमारी बेसिक पॉलिटिकल हिस्ट्री पता है तो वहां भी पता है कि नहीं, एक्सटेंड तो हुआ है. तो ये तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट अ टाइम. यहां पे यूपीएससी हमें कंफ्यूज कर रहा है. ठीक है. कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. कैसे कंफ्यूजन वो क्रिएट कर रहा है? 6 मंथ वाला जो प्रोविजन है वो आपका ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, उसके एक्सटेंशन के अंदर वंस आप एक्सटेंड कर सकते हो फॉर दी 6 मंथ. तो उसी प्रोविजन को यहां पे कंफ्यूज करने के लिए यूज किया है. सो कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स. 6 मंथ्स आप अपनी इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हो, बट यहां पे पूछा टर्म ऑफ द लोकसभा. तो कंफ्यूज नहीं होना. बहुत माइन्यूट यहां पे डिटेलिंग की है, बहुत माइन्यूट. आपको जल्दबाजी में आप 6 मंथ भी कर सकते हो, कंफ्यूज भी हो सकते हो. कंफ्यूज नहीं होना. 6 मंथ वाला आपका प्रोविजन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी लगे तो उसका जो एक्सटेंशन है 6 मंथ्स में आपको पीरियोडिक रिव्यू करके इनफिनाइट पीरियड तक आप नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं. सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत होगा. कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एंड कैन बी एक्सटेंडेड बाय फॉर द 2 ईयर्स. ठीक है. अब ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है. सो आपको पता है कि यहाँ पे कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज द राइट आंसर. ट्रिक की बात करूं तो दो स्टेटमेंट सिमिलर साउंड के हैं. ठीक है. सी एंड डी. तो क्वेश्चन का आंसर होने का चांसेस ज्यादा हाई है इन दो स्टेटमेंट में से. फिर आपका यहाँ पे 50-50 है और आपकी नॉलेज है, आप नॉलेज बेस पे सी और डी में से मार्क कर सकते हैं. बट इस क्वेश्चन में ट्रिक के थ्रू 50-50 पे तो आया जा सकता है विदाउट एनी डाउट. ये आपको पता है, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट. अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में, थोड़ा बेसिक्स. उससे पहले ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में ये बात दी हुई है. अंडर आर्टिकल 83 clause 2, the maximum normal term of the Lok Sabha is a 5 year, but during the national emergency the parliament may extend it by 1 year at a time subject to the 6 month cap after the emergency ends. ठीक है. अब बात करते हैं थोड़ी नेशनल इमरजेंसी के बेसिक्स के बारे में. ठीक है. सो हेल्पलाइन नंबर आपका, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है 108 नंबर. जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम फंसे तो 108 पे कॉल कर सकते हैं. ये हमारा नेशनल हेल्पलाइन नंबर है इमरजेंसी पीरियड के टाइम. सो 108 में आप जीरो हटा दीजिए. ठीक है. जीरो को हटा दीजिए और रहेगा 18. ठीक है. और ऐसे आप याद कर सकते हैं कि इमरजेंसी आपके पार्ट 18 के अंदर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सबसे पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए. पार्ट 18 इमरजेंसी और 18, बस इतना याद रखिए. ठीक है. अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की अंडर आर्टिकल 352. इमरजेंसी के मेजर आर्टिकल है फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360. ठीक है. और इसके अलावा एक कह सकते हैं इनडायरेक्टली आर्टिकल जिसका इन्फ्लुएंस है यहाँ पे इन ड्यूरिंग इन आर्टिकल्स के बीच के अलावा, वो है आर्टिकल 365. इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे. आर्टिकल 365 क्या कहता है.
बट मेजर आर्टिकल फॉर इमरजेंसी आर्टिकल 352 से 360। क्लियर है? अब बात करते हैं आर्टिकल 352 की, जिसमें नेशनल इमरजेंसी की बात दी गई है। और आपको यह भी बता देता हूं, नेशनल इमरजेंसी करके कोई भी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी नहीं है, ये बात याद रखना। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नेशनल इमरजेंसी की जगह क्या वर्ड दिया हुआ है एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ठीक है, ये वर्ड है। चलो मैं क्वेश्चन क्या ही पूछूं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, आपको कोई दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, नेशनल इमरजेंसी करके वर्ड कोई भी यूज नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी इफ द सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, और आर्म्ड रेबेलियन वर्ड भी रिप्लेस हुआ है आपके इंटरनल कह सकते हैं एग्रेशन की। पहले इंटरनल एग्रेशन होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, सॉरी, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस किया है आर्म्ड रेबेलियन ने, बिकॉज उस वर्ड का काफी बड़ा स्कोप था और उसका मिसयूज हुआ था हमारा 1975 की इमरजेंसी में। इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर द जनता गवर्नमेंट उन्होंने आर्म्ड रेबेलियन वर्ड यहाँ पे डाला है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर फॉर इंडिया, एंटायर इंडिया एंड फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट भी लगाई जा सकती है। ठीक है, और एक बात याद रखनी है, आर्टिकल 20 एंड 21 कोई भी हाल में नहीं जाएंगे, ये तो हमारे साथ ही रहेंगे। आर्टिकल 20 एंड 21, बाकी सब आर्टिकल जा सकते हैं। ठीक है, बट आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकते, ये बात याद रखना। आर्टिकल 20 आपका प्रोटेक्शन फॉर द कन्वेंशन ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस, एंड आर्टिकल 20 राइट टू 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। ठीक है, ये दो आर्टिकल कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रोसीजर क्या है फॉर नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी इज प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 18। ठीक है, थ्रेट टू सिक्योरिटी अगर हुई तो रिटर्न कैबिनेट एडवाइस। ठीक है, ये भी इंक्लूड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। पहले ये कैबिनेट, और पहली बार कैबिनेट वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड इसी टाइम हुआ था, ये बात याद रखना। सो कैबिनेट वर्ड आपका इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर दिया हुआ है, ये बात याद रखना। ठीक है, और पहली बार ऐड भी हुआ था ये वर्ड कैबिनेट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। फिर कैबिनेट की एडवाइस हुई तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं, वैलिड फॉर द 6 मंथ। ये देखो, यही वो वर्ड है, वैलिड फॉर 6 मंथ एंड एक्सटेंशन ऑफ एवरी 6 मंथ। इसी बात से यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट से हमारा 2002 का क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, बट आप लोग बहुत अच्छे पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए। ठीक है, मैं यही होप कर रहा हूं आपसे। ठीक है, इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड, ये तो हमने बात कर लिया। पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दिस इज दी स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर मैं ड्यूरेशन और रिवोकेशन की बात करूं, ड्यूरेशन 6 मंथ्स एट अ टाइम, नो मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, इंडिफिनिट पीरियड के लिए आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, बस 6-6 महीने में पीरियोडिकल रिव्यू होगा। रिवोकेशन क्या है? बाय द प्रेसिडेंट, एनी टाइम प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को, या फिर लोकसभा डिसअप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 1/10 एमपीज कैन फोर्स स्पेशल सिटिंग। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात कही गई है, अगर 1/10 ऑफ एमपी अगर सबसे पहले आपके स्पीकर के पास जाएंगे, भाई आप स्पेशल सिटिंग करो, और उसको रिवोक कर सकते हैं। अगर स्पीकर नहीं हो तो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। ठीक है, ये तीन ही है, तो यहाँ पे राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं है रिवोकेशन में, ये बात याद रखना, यहीं से यूपीएससी पूछेगा। बट 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 प्रोक्लेमेशन के टाइम लोकसभा एंड राज्यसभा की पावर सेम है, ये बात याद रखना। ठीक है, इफेक्ट्स क्या है नेशनल इमरजेंसी के? सेंटर स्टेट रिलेशन में एग्जीक्यूटिव अगर देखें तो सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स, स्टेट लूज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन ऑल्टर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ड ऑटोमेटिक दिया हुआ है कि आर्टिकल 358 के थ्रू आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस वर्ड को मैं थोड़ा सा अभी आज बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल करूंगा, इस वर्ड ऑटोमेटिक का आज डीएनए एनालिसिस होने वाला है इस पर्टिकुलर एपिसोड में। ठीक है, फिर नॉट ड्यूरिंग दी आर्म्ड रेबिलियन, आर्टिकल 19 आर्म्ड रेबिलियन मतलब इंटरनल अगर डिस्टर्बेंस हुआ है, इंटरनल हुआ है आर्म्ड रेबिलियन, वहां पे सस्पेंड नहीं होगा। अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है तभी आपका आर्टिकल 358 के अंडर आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये वर्ड याद रखना, ऑटोमेटिकली मैं बाद में चर्चा करूंगा। फाइनेंशियल रिलेशन, प्रेसिडेंट कैन अल्टर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है,
देन फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट ड्यूरिंग आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 359 कंडीशनल है, प्रेसिडेंट मे सस्पेंड राइट टू मूव कोर्ट। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ लिबर्टी, ये कहीं नहीं जाएगा, और आर्टिकल 20 भी कहीं नहीं जाएगा, ये दोनों याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं आपने कितना अच्छे से सुना है, बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। हालांकि इससे सुनने से कोई इसका नहीं लेना देना, ये एक नया हमारा नेक्स्ट इमरजेंसी से क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो वो कौन सा आर्टिकल है, ये 2003 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछता था। अब तो हम लोगों को आर्टिकल हम याद ही नहीं करते, ठीक है, बट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें याद होने चाहिए, बिकॉज मेंस में काम आएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में तो आप बच जाओगे, लेकिन मेंस में तो आपको रटने ही पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते। ठीक है, मैं इसी से एक बात आपको शेयर करता हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर पे आऊँ उससे पहले, कि मोस्टली हम लोग है ना, कई बार यूपीएससी में ना शॉर्टकट्स लगाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट्स लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल बताता हूँ कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स जब प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, तो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री रट लेते हैं, और एक कोई 5 पेज 10 पेज का कोई बुकलेट आती है, तो उसमें सारी स्कीम्स दी होती है, उसमें मिनिस्ट्री रट लेते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव रट लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये था शॉर्टकट। ठीक है, बट वही बच्चा अगर इंटरव्यू देगा ना, तो उससे पहले उसको सारी स्कीम्स पीआईबी से पढ़ के जानी पड़ेगी। इंटरव्यू में स्कीम्स पूछी जाती है और वो डिटेल में पूछते हैं। तो देखो यूपीएससी मेहनत तो करवा ही लेता है, हम शुरू में थोड़ा सा शॉर्टकट के चक्कर में ये जो फर्रे आते हैं नोट्स, उनके भरोसे रह लेते हैं, लेकिन बाद में यूपीएससी अपना काम तो करवा ही लेता है। तो सेम वही बात है, आप यहाँ पे प्रीलिम्स में आर्टिकल नहीं रटते, ठीक है, प्रीलिम्स में आप आर्टिकल्स नहीं रटते, बट मेंस में तो आपको रटने ही पढ़ेंगे अगर आंसर में आपको नंबर लाने हैं तो। ठीक है, सो आर्टिकल्स को थोड़ा सा देखना शुरू कीजिए, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है, देखो आर्टिकल 215। हम थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा अंदाजा हमें है, तो आर्टिकल 215 रिलेटेड होगा आपका, ये है आपके लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, तो हाई कोर्ट आ जाएगा इस टाइम लगभग। ठीक है, सो हाई कोर्ट से रिलेटेड होगा ये। आर्टिकल 215 इज रिलेटेड टू दी हाई कोर्ट। और मैं अगर गलत ना हूं, मुझे जहां तक याद है, ये आर्टिकल है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उससे रिलेटेड आपका आर्टिकल 215 है। आर्टिकल 27 आपका रिलेटेड है, आपको पता है फंडामेंटल राइट में आपने पढ़ा है, टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन आपका रिलीजियस टैक्सेशन या रिलीजन टैक्स से रिलेटेड आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 325, ठीक है, आर्टिकल 325 इज रिलेटेड टू ये सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको खत्म करता है। मतलब जो एक हमारी फिलॉसफी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉलोनियल टाइम में थे, सेपरेट इलेक्टोरेट देना, कि मतलब इलेक्शन के अंदर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के पास फंडामेंटल वोट देने का अधिकार है, वही अपनी कम्युनिटी के लोग को चुन सकते हैं। सो उसी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 325 आया था अगेंस्ट दी सेपरेट इलेक्टोरेट, कि वहां पे आप कोई भी इलेक्टोरल रोल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड है आर्टिकल 325। एंड आर्टिकल 355 इज द आंसर ऑफ योर आर क्वेश्चन, जिसमें ये दिया हुआ, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, दोनों में। और इसी से उसको पावर मिलती है। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का, इस आर्टिकल का सिग्निफिकेंस समझिए। एक ये आर्टिकल है आर्टिकल 355, और एक आर्टिकल है 365। ठीक है, ये दो आर्टिकल है जो आपका वे पेव द वे फॉर द आर्टिकल 356, ये बात याद रखना। 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल, जो हमारी दूसरी टाइप की इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल, उसको लगने के लिए या तो आर्टिकल 355 से सोर्स होगा, या फिर आर्टिकल 365 से उसका सोर्स होगा। और यही मैंने शुरू में बोला था, आर्टिकल 365 के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सो आर्टिकल 355, अभी मैं आपको आर्टिकल 355 एंड 365 पहले दोनों अच्छे से समझाता हूं, और उसी का सोर्स है, मतलब उस वही सोर्स रहता है फॉर द आर्टिकल 356, वो है हमारा प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। सो आर्टिकल 355 की वर्डिंग्स क्या है, आप ध्यान से समझिए। ड्यूटी ऑफ यूनियन, यूनियन की ड्यूटी है, ये ड्यूटी वर्ड दी हुई है आर्टिकल 355 में, टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ensure government of the every state is carried in accordance with the constitution। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हर स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन चले, और अगर उस पर कोई खतरा आए
कोई एक्सटर्नल या इंटरनल, तो ये सेंटर की ड्यूटी है कि उस स्टेट को उस प्रॉब्लम से बचाए। ये दिया हुआ है आर्टिकल 355 के अंदर। ऑलरेडी यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछ लिया है। अब कभी भी कंफ्यूज करेगा तो आर्टिकल 365 से इसको करेगा। तो मैं आपको होने ही नहीं दूंगा कंफ्यूजन, आपको होने ही नहीं दूंगा। मैं पहले से ही तैयार हूं कि हाँ भाई, हमें पहले से ही इतना तैयार रहना है कि यूपीएससी के अगले कदम को भी हम समझ पाए। तो आर्टिकल 365 की वर्डिंग्स क्या है? व्हेन स्टेट्स फेल, व्हेन स्टेट्स फेल टू कंप्लाई विद और डिनाई अ यूनियन डायरेक्शन, अगर वो स्टेट कंप्लाई करने में असमर्थ हो, कंप्लाई ना कर सके, कंप्लाई ना कर पाए, ठीक है, और या मना कर दे यूनियन की डायरेक्शन, यूनियन ने उसको डायरेक्शन दी बट उसको कंप्लाई नहीं की, या फिर उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, मेरी मर्जी, ये बोलता है स्टेट कि मेरी मर्जी, बट वो कहता है कि नहीं, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। इस 365 से वो लगा देता है 356, ये बात याद रखना। तो प्रेसिडेंट मे डिक्लेयर दैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, भाई ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही। वही सेम देखो, सिमिलर सी वर्डिंग है बट थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे दिया कि ड्यूटी है यूनियन की कि वो एग्रेशन से बचाए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेट अगर डायरेक्शन यूनियन की ना माने तो फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। नाउ आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि आर्टिकल 355 एंड 365 बोथ, मतलब आइदर आर्टिकल 355 और आपका आर्टिकल 365 पेव्ड द वे फॉर द प्रेसिडेंट टू टू प्रोक्लेम द प्रेसिडेंट रूल इन पर्टिकुलर स्टेट। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। अब करते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं आपने कितना अच्छे से समझा। which of the following are not which of the following are not necessarily the consequences of proclamation of president rule in the state? इसमें से कौन सा नेसेसरली कॉन्सिक्वेंस नहीं है? मतलब कॉन्सिक्वेंस तो हो सकते हैं बट नेसेसरली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नेसेसरली मतलब दीज ऑल आर कैन बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 360 356, बट उसमें से कौन सा नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा। सो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जैसे ही आर्टिकल 356 लगा और यहाँ पे डिसोल्यूशन हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब पूरी असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो ये नेसेसरी नहीं है। ये बात याद रखना, ये नेसेसरी नहीं है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर याद रखनी है कि ये नेसेसरी नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। हो भी सकता है, कर भी सकते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि आर्टिकल 356 से असेंबली, स्टेट असेंबली डिसॉल्व होगी ही होगी। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, कि जैसे ही आर्टिकल 356 लगा तो रिमूव होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे, रुको 2 मिनट। फिर बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, मतलब आपकी डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिसॉल्व हो जाएगी और लोकल बॉडी भी डिसॉल्व हो जाएगी अगर आपका आर्टिकल 356 लगा तो। बट ये दोनों ही नेसेसरी सिचुएशन नहीं है। पहली बात तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इन बेचारों का, छोटे मोटों का क्या हाल, भाई लोकल बॉडी वालों का क्या इतना मतलब प्रॉब्लम है, ये बड़े लेवल की बातें हो रही है, ठीक है, वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, लोकल बॉडी ने क्या बिगाड़ा, है ना। तो ये भी नेसेसरली नहीं हो सकती और ये भी नेसेसरली नहीं हो सकती, ये बात रखना। सो आंसर होगा 1 एंड 3। अब बात करते हैं 2 पे। अगर 2 भी आपने चूज किया और आर्टिकल ये डी कर दिया तो गलत है। आप समझो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक है जो मैंने अभी बात की। क्यों? मेन प्रीमाइज क्या है, प्रीमाइज क्या है, प्रीमाइज समझिए। प्रीमाइज है आपका आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365, ठीक है। इन दो ही प्रीमाइस के ऊपर आपका 356 लगता है। इन दोनों में से कोई एक हो जाए या दोनों हो जाए, कोई भी हो तो उससे लगता है। अब आप समझिए कि इनमें दोषी कौन है, ठीक है। अगर मैं 365 की यहाँ पे पर्टिकुलर बात करूं तो आप उससे समझेंगे यहाँ पे दोषी कौन है। स्टेट की, यूनियन की बात मान नहीं रहे, कंप्लाई कर नहीं रहे। तो जब कंप्लाई नहीं कर रहे तो फिर भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पहले हटेंगे ना, स्टेट का सीएम तो पहले हटेगा, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पहले जाएगी। तो ये तो नेसेसरली है, ये बात याद रखना, दिस इज द नेसेसरली कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन, क्योंकि इसी के लिए ही तो प्रेसिडेंट रूल लगा है। इन लोगों ने बात नहीं मानी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रिगार्डिंग नहीं चले,
ठीक है, इन दोनों में तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं चल रहे, तभी तो आपका प्रेसिडेंट रूल लगा है। सो यू हैव टू कीप दिस माइंड, ये लॉजिकल है, हमने जो यहाँ पे बात की इसी का एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन, ये बात याद रखना। सो टू यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। सो आंसर होगा 1 और 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका फ्यूचर में इसी में से एक स्टेटमेंट यूपीएससी बनाकर फिर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो प्लीज इन स्टेटमेंट्स को बहुत दिमाग से, मैंने पहले भी कहा था इमरजेंसी प्रोविजन में क्वेश्चन जरूर कम आए हैं, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन आए हैं, बहुत माइन्यूट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 और 3। अब देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज नॉट नेसेसरली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, बिकॉज द प्रेसिडेंट हैज द ऑप्शन either to dissolve the assembly or keep it in the suspended form. Furthermore, according to Esser Bomai case, the assembly can only be dissolved after the both house of the parliament have approved the proclamation. ठीक है, तो अगर दोनों हाउस पार्लियामेंट के ये अप्रूव करते हैं तभी जाके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी खत्म हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, ये बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। Dissolution of local body. President rule pertains specifically to the failure of the state constitutional machinery. It does not automatically extend or affect the tenure of the local self-governing body. इन विचारों ने क्या किया भाई, मैंने पहले भी बोला, like पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी विच ऑपरेट अंडर द सेपरेट स्टेट लॉज, ठीक है। इन विचारों का कुछ नहीं है, तो ये भी नेसेसरली ये भी नहीं जाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से एक स्टेटमेंट वापस बनेगा, ठीक है। बन भी गया क्या, ओके, ये लो 2018 में पूछ ही लिया, ये 17 का था क्या, ओके, 2017 के बाद 18 में बन गया भाई, चलो करो। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, देन क्या होगा, द असेंबली ऑफ अ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। अभी तो बात की कि ऑटोमेटिकली नहीं डिसॉल्व होगी, अरे भाई वो दोनों लोकसभा रोज राज्यसभा मिला के जब अप्रूव करेंगे तब जाके होगी, ठीक है, ऐसी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शेल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जो लेजिस्लेचर की पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है, वो अब कौन संभालेगा, किसकी अथॉरिटी के अंडर आएगी, पार्लियामेंट के अंडर आएगी। चलो देखते हैं, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। अब देखो कहां से कंफ्यूज कर रहा है, यूपीएससी 3 इमरजेंसी है, समझो बात, तो मोस्टली नेशनल इमरजेंसी को स्टेट इमरजेंसी, इनमें आपस में कंफ्यूज करेगा, इधर का प्रोविजन इधर का प्रोविजन। अरे भाई प्रेसिडेंट रूल के अंदर हम आर्टिकल्स की बात ही नहीं करते, जब भी आप कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे आर्टिकल 356 के क्या है, वहां हम सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 या सस्पेंशन ऑफ एनी राइट कोई बात ही नहीं करते, ये बात समझिए। ये सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में मुद्दा बनता है कि भैया राइट्स कौन कौन से जाएंगे, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। तो ये तो कंफ्यूज कर रहा है हमें नेशनल इमरजेंसी के साथ, यहाँ पे तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दैट स्टेट, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या रहे हैं, आप समझिए बात, दो एलिमिनेट हो गए, अब दो ऑप्शन रहे हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन बी कहता है कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शेल बी एक्सरसाइजेबल अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। डी कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट, ठीक है। प्रेसिडेंट बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें उससे पहले अगर अथॉरिटी की बात करें तो पार्लियामेंट की अथॉरिटी रहती है। आर्टिकल 356 नाम ठीक है, आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल है, बट पार्लियामेंट के पास पावर आती है, द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट कब लॉ बना सकता है, आप समझिए, या तो पार्लियामेंट ये कहे कि भैया रूल या लॉ जो है वो प्रेसिडेंट बनाए, ठीक है, या फिर ये आपके पार्लियामेंट उस समय सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट बाय ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस फिर स्टेट सब्जेक्ट के अंदर बना सकता है, बट ऐसे प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसकी अथॉरिटी उनकी अथॉरिटी नहीं रहती है, याद रखना। द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज हियर मोर इंपॉर्टेंट अंडर द आपका प्रेसिडेंट रूल, ये बात दिमाग में रखनी है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस डीएनए एनालिसिस करते हैं, इस ऑटोमेटिकली वर्ड का क्या गेम है, सुनो। देखो ये ऑटोमेटिकली वर्ड है ना, ये काफी बार लक्ष्मीकांत बुक में यूज किया गया है, ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्ड में यूज किया है। जैसे मैं आपको बताता हूं एक रेफरेंस, आर्टिकल 358, 358, ठीक है, जहां पे क्या बात किया गया है, सस्पेंशन ऑफ
सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का सस्पेंशन की बात की है आर्टिकल 358 के अंदर। ठीक है, यहां पे जैसे ही 358 अगर लगता है, मतलब आपका सस्पेंशन कब होगा, वो भी जब भी आपका वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, ये बात समझिए, हमने पढ़ा है ना, ये वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तो आर्टिकल 19। तो यहां पे ये ऑटोमेटिकली होता है, ये वर्ड यूज किया गया है लक्ष्मीकांत बुक में। बट मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं, आप याद रखना इस वर्ड से रिलेटेड। ये देखिए, मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूं, इसको समझिए। ठीक है, इसको समझिए, ये देखिए, ये एनालिसिस है, ये वर्ड ऑटोमेटिकली को मैंने चेक किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑटोमेटिकली वर्ड कहीं दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, जब मैंने इस चीज को एनालिसिस किया, ऑटोमेटिकली वर्ड को देखा, ऑटोमेटिकली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिकली वर्ड कभी भी यूज नहीं किया होगा, ये बात याद रखना। और ये मैंने आर्टिकल 358 में भी पढ़ा था, इवन दो लक्ष्मीकांत में ऑटोमेटिकली वर्ड यूज किया गया है, बट इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ऑटोमेटिकली वर्ड नहीं है। तो प्लीज आप जब भी ये ऑटोमेटिकली वर्ड आए तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, थोड़ा सा संभल के रहिएगा, मेरा बस आपसे यही कहना है। ठीक है, ये ज्यादातर 99.9% केसेस में ये वर्ड गलत है, ये बात याद रखना। अभी तक हमने ऑटोमेटिकली वर्ड लगभग गलत ही देखे हैं और आगे भी ऑब्जर्व करेंगे, कहीं सही होगा तो मैं प्लीज बताऊंगा, मैं एडमिट करूंगा, एडमिट। ठीक है, तो बट अभी तक मेरा ऑब्जर्वेशन यही कह रहा है, ऑटोमेटिकली वर्ड पे आपको थोड़ा सा कान खड़े करने हैं। क्लियर है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अंडर आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉमनली नोन एज प्रेसिडेंट रूल, if president is satisfied that the government of the state cannot be carried on the accordance with this provision of the constitution। ठीक है, अब इसमें क्या है, legislative power, the power of legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of the parliament, article 356 clause 1, और उसमें बी पार्ट में ये बात दी हुई है, authority of the parliament, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड लिखे गए हैं। Status of the assembly, the state legislative assembly is either suspended or dissolved by the president, it is not automatically dissolved upon the proclamation, ये बात याद रखना, ये हमने पहले भी देखा है। आर्टिकल 19, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर ओनली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, नॉट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की है। लॉ मेकिंग, द while the president issue proclamation, the power to make law for the state is vested in the parliament, which can then delegate that power back to the president or other authorities under article 357। ये बात याद रखना, क्लियर है, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, सो प्रेसिडेंट रूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्राउंड फॉर द इम्पोजिशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, हमने पहले ही बात कर ली है। अनेबल टू कंप्लाई यूनियन डायरेक्शन, इफेक्ट क्या होता है, प्रेसिडेंट डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली, मतलब ये पहला काम है, ये नेसेसरली होता ही होता है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व सस्पेंड, ये ऑटोमेटिकली नहीं है। प्रेसिडेंट रन स्टेट थ्रू द गवर्नर, प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ गवर्नर रिपोर्ट ऑन सुओ मोटो, पार्लियामेंट अप्रूवल विद इन दी 2 मंथ्स, ये आपको पता होगा। ठीक है, सो अब एक लास्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इमरजेंसी पे, ये भी देख लेते हैं इमरजेंसी में आर्टिकल 360 से क्या पूछा है। A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of the 2 months, unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both house of the parliament। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बट ध्यान से ब्रेक कर करके पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी issued shall cease to operate at the expiration of the 2 months, unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both house of the parliament। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। if any proclamation of financial emergency in operation, it is competent for the president of India to issue direction for the reduction of these salaries and allowances for all and any class of the person serving in connection with the affairs of the union, but excluding the judges of Supreme Court and High Court। ये वही है कि यूपीएससी हिंट खुद दे रहा है कि भैया तुम एक्सक्लूडिंग की जगह एक बार इंक्लूडिंग वर्ड भी तो लगा के देखो। ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे ही लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये स्टेटमेंट गलत है। इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वुड बी दी राइट आंसर, बट ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली
वन, ये बात याद रखना। और ये देखो, ये हमारा ऑब्जर्वेशन, फिर जब दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो तो उसमें से एक गलत और एक सही होने के चांसेस ज्यादा है, या फिर दोनों गलत होने के चांसेस ज्यादा है। दोनों सही होने के चांसेस काफी कम है, काफी कम है। बट एक क्वेश्चन हमने देखा था, एक्सेप्शन था, उसमें दोनों सही थे, तो मैं कह रहा हूं एक्सेप्शन आएंगे। बट ज्यादा क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है पूरा गेम। देखो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी indeed cease to operate at the expiration of 2 months unless it has been approved by the resolution of both house of the parliament before that period's end। ठीक है, और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी, और यहाँ से वापस यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, तो प्लीज दिमाग में आपको रखना है। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी, थ्रेट टू इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिटी, इंडियाज क्रेडिट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज, ड्यूरेशन है सेंटर कैन डायरेक्ट फाइनेंशियल मैटर टू द स्टेट, India's credit or financial stability compromised, affects cash, center can direct financial matter of the state, सैलरी अलाउंस बजट, ये सब ड्यूरेशन है पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद इन दी 2 मंथ, ये बात याद रखना, एक्सटेंड इंडेफिनिटली। ठीक है, एंड 6 मंथ इंटरवल। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एपिसोड 13, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में